नमस्ते दोस्तों। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक दिल छू लेने वाली, प्यार और जज्बातों से भरी कहानी। यही तो प्यार है। कहते हैं ना, प्यार और नफरत में बस एक लम्हे का फासला होता है। एक तरफ है अभय शेखावत, जिसे प्यार से नफरत है, और दूसरी तरफ है सांची सिंह, जिसकी दुनिया ही प्यार है। तो आइए जानते हैं क्या होता है जब दो बिल्कुल अलग सोच रखने वाले लोग आमने सामने आते हैं। क्या ये नफरत कभी मोहब्बत में बदलेगी, या ये कहानी रह जाएगी अधूरी? चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ये रोमांटिक और थ्रिल से भरी कहानी। यही तो प्यार है। एक अभय और सांची। मुंबई एक गोदाम जैसी जगह थी। 3 लोग, आंखों पर पट्टी बंधी हुई और हाथ पीछे की और मोड़कर बांधे हुए, तीनों घुटनों के बल बैठे हुए थे। उन तीनों के सामने कुर्सी पर एक शख्स सिर नीचे किए बैठा था। उसके एक हाथ में गन, बंदूक थी। काले शर्ट और काली जीन्स में वो यमराज का अवतार लग रहा था। उसके आसपास 7 से 8 लोग और खड़े थे, शायद उसके साथी हो। उस शख्स ने अपना सिर उठाया, एक हाथ ऊपर करके कुछ इशारा किया। उसके इशारे को पाते ही एक आदमी आगे आया और उन तीनों की आंखों से पट्टी खोल दी। जैसे ही उस आदमी ने उनकी पट्टी खोली, तीनों की नजर सामने बैठे शख्स पर पड़ी। तीनों की आंखों में मौत का डर साफ दिखाई दे रहा था। उनमें से एक ने डरते हुए उस शख्स की तरफ देखकर कहा, माफ कर दो, ऐसा दोबारा नहीं होगा, जाने दो। उस कुर्सी पर बैठे शख्स की नजर अब भी उन तीनों पर ही थी। उसे बोलते देख दूसरे आदमी में भी थोड़ी हिम्मत आती है और वो भी कांपते स्वर में कहता है, ये आखिरी बार था, अब नहीं होगा, भगवान के लिए हमें जाने दो। इंसान अपने कर्म से अपना कल तय करता है, और तुमने अपने कर्म से ही अपना कल तय किया है। कर्म तो कर चुके, अब कल भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। उस शख्स ने उन तीनों की तरफ देखते हुए गंभीर स्वर में कहा। तो कुछ देर के लिए वहां शांति छा गई। अचानक एक आवाज हुई और तीनों के शरीर बेजान हो जमीन पर गिर पड़े। उस शख्स ने उन तीनों पर गोली चला दी थी और वो अब मर चुके थे। वो शख्स उठा और बाहर जाने लगा। बाहर जाते जाते उस शख्स ने बिना पीछे मुड़े ठंडे लहजे में कहा, शिवा, ले जाकर फेंक दो इन लाशों को समुद्र में। जीते जी किसी के काम नहीं आए, मरने के बाद कम से कम मछलियों का पेट तो भर ही सकते हैं। पीछे से एक लड़के ने जल्दी से बोला, ओके बास, और वो शख्स बाहर चला गया। उसके जाते ही शिवा ने बाकी के लड़कों से कहा, अब देख क्या रहे हो, शुरू हो जाओ। शिवा की बात सुनकर वो सब उन लाशों को ठिकाने लगाने लगे। एक लड़का शिवा के पास आया और उसके कंधे पे हाथ रख के बोला, यार शिवा, एक बात बता। उसकी बात सुनके शिवा ने उसकी तरफ देखकर कहा, क्या? तो वो लड़का कहता है, यार हमारा तो समझ में आता है, पर तू तो उनका का दोस्त है, तू क्यों उन्हें बास कहता है? तू तो उन्हें नाम से बुला सकता है ना। उसकी बात सुनकर शिवा मुस्कुराकर जवाब देता है, यार जब उसे अभय बोलता हूँ तो लगता है अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ, पर जब उसे बास बोलता हूँ तो लगता है जैसे ईज द ब्लैक टाइगर ग्रुप के लीडर से बात कर रहा हूँ, बस और कुछ नहीं। उसकी बात सुनकर वो लड़का अपना सिर हिलाकर कहता है, सही है यार, और दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं। इधर दूसरी तरफ सुनसान सड़क पर एक लड़की चले जा रही थी। चल क्या रही थी, जैसे दौड़ ही रही हो। उसने सफेद रंग की एक ड्रेस पहनी हुई थी और बगल में लेडीज बैग। आज तो बहुत देर हो गई यार, आज तो पक्का डांट पड़ने वाली है। क्या जरूरत थी तुझे दोस्तों के साथ जाने की, मना नहीं कर सकती थी? पर नहीं, हमारी सांची तो किसी को मना कर ही नहीं सकती। अब फंस गई ना। अब इतनी रात को ऑटो या टैक्सी भी नहीं मिलने वाली। वो खुद में ही बड़बड़ती हुई चले जा रही थी। वो बार बार अपने हाथ में पहनी घड़ी में वक्त देखती, कभी अपने आसपास ऑटो या टैक्सी को ढूंढती, पर उसे दूर दूर तक कोई ऑटो या टैक्सी दिखाई नहीं देती। ऑटो टैक्सी छोड़ो, उसे दूर दूर तक कोई इंसान तक नजर नहीं आता। अब उसे काफी डर भी लग रहा था, क्योंकि वो उस पूरे रोड पर अकेली थी। डर के मारे वो अपने कदम और फुर्ती से बढ़ाने लगती है। वो अभी कुछ दूर ही गई होगी कि एक कार उसके सामने आकर रुकती है। उस कार को देख के उसके कदम भी रुक जाते हैं। धीरे धीरे उस कार के शीशे नीचे होते हैं तो उसमें 4 लड़के बैठे थे।
उनमें से 3 के हाथ में शराब की बोतल थी और एक ड्राइविंग शीट पर बैठा होता है। जब सांची ये देखती है तो वो उनसे अपनी नज़र हटाकर फिर चलने लगती है। वो कार भी सांची के साथ साथ चलने लगती है। उन चारों की नज़र सामने कम सांची पे ज्यादा थी। सांची को अब डर लग रहा था। वो जल्दी जल्दी कदम बढ़ाती है। वो कुछ भी करके बस यहाँ से निकलना चाहती थी। इतने में वो गाड़ी रुक जाती है और वो चारों लड़के गाड़ी से बाहर आ जाते हैं और उनमें से एक जाके सांची का हाथ पकड़ लेता है। वैसे तो सांची अब भी डरी हुई थी पर वो ये दिखाना नहीं चाहती थी। वो हिम्मत करके उस लड़के की तरफ देख के कहती है, ये क्या बदतमीजी है। वो अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है, छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे। सांची की बात सुनके वो लड़का उसे हवस भरी नजरों से देखते हुए कहता है, अगर ना छोड़े तो। उसकी बात सुनके सांची को गुस्सा आने लगता है और वो मन में सोचती है, सांची कुछ कर नहीं तो तुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे। क्या सोच रही है? जैसे ही उस लड़के की आवाज उसके कान में पड़ती है वो होश में आती है। सांची उस लड़के के पैर पर जोर से पैर मारती है। दर्द के मारे वो लड़का हाथ छोड़ देता है और सांची मौका देख के वहां से भाग जाती है। वो लड़का दर्द से कराहते हुए अपने साथियों से कहता है, पकड़ो साली को, बच कर ना जाने पाए। उसकी बात सुनके तीनों लड़के सांची के पीछे भागने लगते हैं। वह लड़का गुस्से में खुद से ही कहता है, अब तो तू गई, तुझे पता नहीं है तूने किससे पंगा लिया है, और वो भी सांची के पीछे चला जाता है। CH2 हिम्मत या हथियार। अंधेरी रात, सुनसान सड़क पर एक लड़की भागे जा रही है। मानो अगर वो रुक गई तो जिंदा नहीं बचेगी। वह बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी पर रुक नहीं रही थी। उसके पीछे कुछ लोग पड़े थे। उसे बचने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। भागते भागते उसे एक मोड़ दिखता है और वह उसी तरफ मुड़ जाती है। वह फिर से पीछे देखती है। अचानक वह किसी से टकरा जाती है। वह सामने देखती है। वह लड़की कोई और नहीं सांची थी। सांची सामने देखती है। उसे उस शख्स का चेहरा दिखाई नहीं देता क्योंकि उस शख्स के पीछे गाड़ी खड़ी थी जिसकी हेडलाइट अभी भी जल रही थी। सांची उसके गले लग जाती है और उस शख्स से हांफते हुए कहती है, मुझे बचा लो प्लीज, मुझे बचा लो। अगर तुम अभी मुझसे दूर नहीं हुई तो किसी और से पहले में ही तुम्हें मार दूंगा। सांची के कानों में जैसे ही उस शख्स की ठंडी आवाज पड़ती है वो झटके से उस शख्स से अलग होती है। इतने में वो चारों लड़के भी वहां पहुंच जाते हैं। उनमें से वही लड़का जिसको सांची ने मारा था वो सांची को देखते हुए कहता है, अब बचकर कहाँ जाओगी? अगर तुम चुपचाप जाने दो तो अपने घर ही जाएगी। उस शख्स की आवाज सुन सब उसे देखने लगते हैं। अभी भी उसका चेहरा किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। एक तो वो हेडलाइट और ऊपर से उसने अपने चेहरे पे मास्क पहना हुआ था। उन चार लड़कों में से एक गुस्से में कहता है, ओए, हीरो की तरह एंट्री मार के खुद को हीरो मत समझ, चुपचाप निकल यहाँ से। उसकी बात सुन के वो शख्स नीचे देख के हल्का सा हंसता है, फिर अचानक से उस पर गन तान देता है। जिसे देख वह लड़के घबरा जाते हैं। उसे वह लड़का घबराते हुए कहता है, देख तू जानता नहीं है तूने किससे पंगा लिया है। जब तू खुद ही नहीं जानता तू कौन है, यो मैं कैसे बता सकता हूँ कि तू कौन है? उस शख्स ने लड़के का मजाक उड़ाते हुए कहा। उसकी बात सुनकर लड़के को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने दांत कीटाते हुए कहता है, तुझे ये सब बहुत महंगा पड़ने वाला है, सस्ती चीजों का शौक नहीं है मुझे। वो शख्स भी उसी अंदाज में कहता है। उधर सांची उस शख्स के पीछे खड़ी ये सब देख रही थी। अपने आप में ही बड़बड़ाए जा रही थी, इसके पास गन क्यों है? कहीं ये भी तो गुंडा नहीं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, हो सकता है कि वो पुलिस वाला हो। हाँ, पर क्या फर्क पड़ता है कि कौन है? फिलहाल तो वो मेरी मदद करने वाला फरिश्ता है। हाँ। अचानक हुई आवाज से उसका ध्यान टूटता है। वो देखती है कि उस शख्स ने उस लड़के को पकड़ रखा है और उसके सर पे गन तानी हुई है। तभी उसके कान में उस शख्स की गहरी आवाज पड़ती है,
बस अब बातें बंद। छोटे हो छोटे रहो। अपनी मस्ती अपने तक रखो। अगर बड़ा बनने की कोशिश की तो बड़ा बनने लायक नहीं रहोगे। अब उसका खौफ सबकी आंखों में साफ साफ दिख रहा था। उन सब में से एक लड़का कांपती आवाज में बोला, आप उसे छोड़ दीजिए, हम यहाँ से चले जाएंगे। गुडुस ने बस इतना कहा और उस लड़के को छोड़ दिया। जैसे ही उसने उसे लड़के को छोड़ा, वह चारों लड़के वहां से 9-2-11 हो गए। जब वह लड़के वहां से चले गए तो उस शख्स ने अपनी गन कमर में लगा दी और बिना सांची की और देखे अपनी गाड़ी की तरफ चला गया। उसने जैसे ही गाड़ी का दरवाजा खोला, उसे सांची की आवाज आई, थैंक यू। उसकी बात सुनकर वो सांची की तरफ मुड़ के कहता है, इसमें थैंक यू की क्या बात है, ये तो तुम भी कर सकती थी। उसकी बात सुन के सांची जल्दी से कहती है, पर मेरे पास गन नहीं थी ना। किसी को हराने के लिए गन की नहीं, हिम्मत की जरूरत होती है, और अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो तुम्हें किसी हथियार की जरूरत नहीं है। वो बहुत ठंडे लहजे में कहता है और जाने के लिए वापस मुड़ जाता है। सांची जल्दी से भाग के उसके पास जाती और कहती है, क्या आप मुझे आगे तक छोड़ देंगे प्लीज? कैब बुक कर लो। वह बस इतना कह के अपनी गाड़ी में बैठ के वहां से चला जाता है। सांची खुद से कहती है, कैसा बंदा है, इतनी रात को एक लड़की को अकेले छोड़कर चला गया, पर मेरे दिमाग में कैब की बात कैसे नहीं आई। फिर वो जल्दी से अपना फोन निकालती है और कैब बुक करती है। उधर कार में वो शख्स अपना मास्क उतारता है और तभी उसका फोन बजता है। वह फोन में नाम देखता है और फोन उठा के बोलता है, हाँ शिवा बोल। ये और कोई नहीं, अभय था। सामने से शिवा कहता है, हम सब घर के लिए निकल चुके हैं, तू कहाँ है अभय? उसकी बात सुन के अभय पूछता है, हम काम हो गया। तो सामने से शिवा कहता है, जी बास। उसकी बात सुन के अभय हल्का सा मुस्कुरा कर कहता है, तू पहले तय कर ले, तू मुझे क्या कह के बुलाना चाहता है, बास या अभय? उसकी बात सुन के शिवा कहता है, तेरी फिक्र हो रही थी इसलिए दोस्त के नाते फोन किया, पर जब तूने सवाल पूछा तो तुझे बास मान के जवाब दिया। उसकी बात सुन के अभय मुस्कुराकर कहता है, तू भी ना, तेरा कुछ नहीं हो सकता, अच्छा चल फोन रख, आ रहा हूँ। इतना कह के वो फोन रख देता है। फोन रखते ही उसके चेहरे के भाव एकदम सख्त हो जाते हैं। इधर सांची के पास भी कैब आ जाती है और वह उसमें बैठ के अपने घर की तरफ निकल जाती है। CH3 पराक्रम। अभय और सांची निकल पड़े थे अपनी अपनी मंजिल की तरफ, पर क्या ये वही पहुंचेंगे जहां इन्हें जाना है, या इनकी मंजिल खुद तय करेगी इनका सफर? रात के करीब 12 बजे एक गाड़ी आकर रुकती है। उस सड़क के आस पास सिर्फ घना जंगल था। वो गाड़ी जंगल की तरफ बढ़ने लगती है। वैसे तो वह गाड़ी सड़क के किनारे पे ही थी, पर उसे इस तरह झाड़ियों में छुपाया था कि कोई नहीं कह सकता था कि वहां कोई गाड़ी खड़ी है। उस गाड़ी से अभय बाहर आता है और गाड़ी को लॉक करके पैदल ही जंगल की तरफ निकल पड़ता है। इधर दूसरी तरफ सांची भी अपने घर पहुंच चुकी थी। वो जैसे ही घर का दरवाजा खोलती है तो देखती है पूरे घर की लाइट्स बंद थी। वो खुद से ही कहती है, शुक्र है बाबा नहीं है, वरना आज तो तू गई ही थी। वह अपने जूती निकालती है और दबे पैर सीढ़ियों की तरफ जाने लगती है कि तभी अचानक लाइट्स चालू ऑन हो जाती है। ये देख के सांची भूत की तरह वही जमसी जाती है। इतनी देर कैसे हो गई आपको? पीछे से एक रौबदार आवाज सांची के कानों में पड़ती है। वह पीछे पलटती है तो देखती है एक लगभग 50 साल का आदमी रात को सोने वाले कपड़े पहने हुए अपने दोनों हाथ बांधे खड़ा था। उसे देखते ही सांची जल्दी से उसकी तरफ बढ़ते हुए कहती है, सारी वो दोस्तों के साथ चली गई थी तो देर हो गई। फिर अपने कान पकड़ के मासूम सी शकल बना के कहती है, माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा प्लीज। और उस शख्स को देखने लगती है। वह शख्स थोड़ी देर तक उसे ऐसे ही घूर के देखता है, फिर मुस्कुराकर कहता
हे चले ठीक है, माफ किया आपको। ये सुनते ही सांची उस शख्स को गले लगा लेती है और जोर से कहती है, थैंक यू बाबा। बस बस ठीक है। वह शख्स इतना कह के उससे अलग होता है और कहता है, पर आप हमें कम से कम फोन करके तो बता सकती थी ना। पता है कितनी फिक्र हो रही थी हमें आपकी। ये सुन के सांची फिर कहती है, सारीना बाबा, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी इसलिए। तो वो शख्स मुस्कुरा के कहता है, ठीक है, आपने खाना खाया तो? सांची अपना सर हाँ में हिला देती है। ये देख के वह शख्स सांची के माथे को चूम लेता है और कहता है, ठीक है, आप जाकर सो जाइए, सुबह आपको कॉलेज भी जाना है ना। उसकी बात सुनकर सांची हम गुड नाइट बाबा बस इतना कह के सीढ़ियों की तरफ बढ़ जाती है। वह शख्स भी अपने कमरे की तरफ चल पड़ता है। उधर अभय करीब 15 मिनट तक पैदल चलने के बाद जंगल के बीचों बीच पहुंच जाता है। जंगल के बीचों बीच एक बड़ा सा गेट। उस गेट पे 4 बॉडीगार्ड पहरा दे रहे थे। अभय को देखते ही वो शख्स गेट खोल देते हैं और अभय अंदर चला जाता है। अंदर जैसे एक पूरा गांव बसाया हुआ हो ऐसा लग रहा था। ये द ब्लैक टाइगर गैंग का अड्डा था, जहां का राजा था अभय सिंह शेखावत। अभय की मर्जी के बगैर वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। उस जगह का नाम था पराक्रम। पराक्रम में सिर्फ वही आ या जा सकता था जिसे अभय की इजाजत होती थी। अभय और उसकी पूरी गैंग पराक्रम में ही रहा करती थी। पराक्रम ही उनका घर और यही उनकी दुनिया भी थी। अभय जैसे ही अंदर जाता है उसे सामने ही शिवा मिल जाता है। शिवा उसे देखते ही उसके पास जाता है और कहता है, क्या? कहाँ रह गया था? इतनी देर कैसे हो गई? अभय उसके कंधे पे हाथ रख के कहता है, कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही। और वहां शे जाने लगता है। उसे जाता देख शिवा उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है और उससे पूछता है, तूने खाना खाया? अभय बिना उसकी तरफ देखे कहता है, भूख नहीं है, बस थोड़ी देर अकेला रहना चाहता हूँ। शिवा उसका हाथ छोड़ देता है। अभय वहां से सीधा अपने कमरे में चला जाता है। इधर सांची भी अपने कमरे में फ्रेश होके कपड़े बदल के बिस्तर पे लेट जाती है। उसे उसका एक झुमका नहीं मिल रहा होता है। फिर वो सोचती है कि शायद जल्दबाजी में या हाथापाई में कहीं गिर गया होगा। वो बेड पे लेटे लेटे उस शख्स के बारे में सोचने लगती है। सांची ने उसकी शकल तो नहीं देखी थी, पर उसके शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले होने की वजह से वह उसके सीने पे बने उस टैटू को देख लेती है। वह एक शेर के मुंह चेहरे का टैटू था। इन्हीं सब बातों को सोचते सोचते वह नींद की आगोश में चली जाती है। उधर अभय भी फ्रेश हो जाता है। जब वो कपड़े बदल रहा होता है तो उसे अपनी शर्ट में कुछ अटका हुआ मिलता है। जब वो देखता है तो वह एक झुमका था। उसे एकाएक उस लड़की की याद आ जाती है जिसे उसने बचाया था। कुछ देर वह उस झुमके को उसको देखता रहता है। फिर वह उस झुमके को बेड पर फेंककर बालकनी में आ जाता है। उसकी नज़र एकटक चांद को तक रही थी। रात के करीब 1:30 बज रहे थे, पर उसकी आंख में कहीं भी नींद का नामोनिशान नहीं था। वो आंखें बंद करके वही खड़ा रहता है। उसे कुछ धुंधले चेहरे दिखाई देते हैं। कोई चिल्ला रहा था, तुम खूनी हो, तुमने मारा है उन्हें, तुम पहले वो शख्स हो जिसने खुद अपने परिवार को बर्बाद किया है। नहीं, अभय जोर से चिल्लाता है और अपनी आंखें खोल देता है। वो बदहवासी की हालत में खुद से ही कहता है, नहीं नहीं, मैंने नहीं मारा उन्हें, मैंने नहीं मारा। अभय भाग के अंदर जाता है और पानी की बोतल उठा के पानी पीता है। उसका पूरा चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। वो वॉशरूम में जाता है और ठंडे पानी से मुंह धो के वापस कमरे में आता है और बेड पर लेट जाता है, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। वह करवट बदलता है तो उसके हाथ में कुछ आता है। वो जब देखता है तो उसके हाथ में वही झुमका था। वह उस झुमके को देखता रहता है और पता नहीं कब उसे नींद आ जाती है और हफ्स हो जाता है। CH4 झुमका। ये अगला दिन था।
सुबह जब सांची की आँख खुली सुबह के 6 बज रहे थे, वो जल्दी से उठ के बाथरूम में चली जाती है। लगभग आधे घंटे बाद वो नहा के बाहर आती है। उसने सफेद रंग का सिंपल अनारकली सूट पहना था जींस के साथ पंचरंगी दुपट्टा। जींस में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। अरे, हमने आपको सांची और अभय के बारे में तो बताया ही नहीं, तो चलिए जानते हैं। सांची सिंह, उम्र 20 साल, रंग गोरा, ऊंचाई 5'2", नशीली आंखें, गुलाबी होठ, पतली कमर, काले लंबे बाल जो कमर से भी नीचे थे। उसके दोनों आंखों के बीच नाक की हड्डी पर एक काला तिल था जो सांची की खूबसूरती को और निखारता था। दूर से वो तिल माथे पे बिंदी जैसा लगता था, जिस वजह से सांची कभी बिंदी नहीं लगाती थी। सांची द हेल्थ एंड लाइफ हॉस्पिटल एंड कॉलेज में 2nd ईयर की स्टूडेंट थी। उसका सपना था एक बड़ा डॉक्टर बनने का। अभय सिंह शेखावत, उम्र 29 साल, रंग गोरा, ऊंचाई 6'2", गहरी आंखें, पतले होंठ, गठिला बदन जिसे देख कोई भी फिदा हो जाए। चेहरे पे हल्की दाढ़ी और कान से थोड़ा नीचे तिल जैसे भगवान ने खुद नजर का काला टीका लगाया हो। अभय एक गैंगस्टर है, उसकी दुनिया सिर्फ उसकी गैंग और उसके दोस्त है। सांची तैयार होके नीचे जाती है। वह सांची के बाबा पहले से नाश्ता कर रहे थे। वह पुलिस यूनिफॉर्म में थे। सांची उन्हें देख उनके पास चली जाती है और बहुत ही जोश के साथ उन्हें सल्यूट करते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग डीसीपी अधीराज सिंह। उसकी बात सुन के अधीराज जी भी मुस्कुराकर कहते हैं, गुड मॉर्निंग डियर सांची सिंह। और दोनों बाप बेटी मुस्कुराने लगते हैं। सांची की पूरी दुनिया उसके बाबा ही थे। वो जब 3 साल की थी उसकी माँ चल बसी थी, तब से अब तक सांची को उसके बाबा ने ही पाल पोस के बड़ा किया था। दोनों ही एक दूसरे के लिए उनका सब कुछ थे। ऐसे की बातें करते करते दोनों नाश्ता करते हैं। फिर सांची कॉलेज और अधीराज जी अपने काम पर निकल पड़ते हैं। इधर जब अभय उठता है तो सुबह के 9:30 बज रहे थे। ये देख अभय खुद भी हैरान था, क्योंकि उसे सुबह 4 बजे उठने की आदत थी। वो कितना भी देरी से सोए या ना सोए, वह हमेशा 4 बजे ही उठता था। फिर आज कैसे? अचानक उसकी नज़र अपने हाथ में पकड़े झुमके पर पड़ती है। कुछ देर यूं ही देखने के बाद वह बेड से उठता है। उस झुमके को साइड टेबल पर रखकर बाथरूम में चला जाता है। कुछ देर बाद वह कमर पे टॉवल लपेटे बाहर आता है। फिर जल्दी से कपड़े पहन के रेडी हो जाता है। वह सफेद शर्ट और ब्लू जीन्स में बहुत ही हैंडसम लग रहा था। वो साइड टेबल से अपना फोन, वॉलेट और गन उठाता है। उसकी नज़र फिर से उस झुमके पे पड़ती है। पता नहीं क्यों, पर अभय उस झुमके को उठा के अपनी जेब में रख लेता है और कमरे से बाहर आ जाता है। सामने ही उसे अपने दोस्त दिख जाते हैं। अभय के दोस्त शिवा, हर्षद, विक्रम और परम, चारों अनाथ है। इन 5 का एक दूसरे के अलावा कोई नहीं है। अभय उनके पास जाते ही कहता है, आज 2 किडनैपिंग करनी है। सब उसे देख के बस हाँ में सर हिला देते हैं। तो रेडी, अभय फिर से कहता है। चारों एक साथ खड़े हो जाते हैं और एक साथ कहते हैं रेडी, और एक दूसरे की तरफ देख के मुस्कुराने लगते हैं। फिर चारों जंगल से बाहर आकर गाड़ी में बैठ के निकल पड़ते हैं। हर्षद पूछता है, वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? अभय बिना उस की तरफ देखे बिना किसी भाव के कहता है, हेल्थ एंड लाइफ हॉस्पिटल। हर्षद, हॉस्पिटल क्यों? कोई बीमार है क्या? अभय अपने उसी अंदाज में कहता है, बीमार है नहीं पर होने वाला है। हर्षद, क्या मतलब? अभय, अधीराज सिन्हा आजकल कुछ ज्यादा ही उड़ रहा है, पंख तो काटने पड़ेंगे ना। उसकी बात सुन हर्षद थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहता है, पर हॉस्पिटल में तो डॉक्टर होते हैं ना कि पुलिस वाले, तो हमें तो पुलिस स्टेशन जाना चाहिए ना कि हॉस्पिटल। उसकी बात सुन सब उसे घूरने लगते हैं। फिर अभय कहता है, वहाँ डीसीपी को किडनैप करने नहीं जा रहे, हम वहाँ उसकी कमजोरी को ढूंढने जा रहे हैं। हर्षद, मतलब? अभय, डीसीपी का परिवार
उसकी दुनिया सब उसकी बेटी ही है और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। इधर सांची अपने कॉलेज पहुंच चुकी थी। वो सीधा अपनी दोस्तों के पास जाती है। उसकी दोस्त सोनम, पूर्वी और निशा। सांची को लड़कों से दोस्ती करना पसंद नहीं था, इसलिए उसकी ज्यादातर दोस्त लड़कियां ही थी। चारों सहेलियां थोड़ी देर बात करती है, फिर क्लास में चली जाती है। उधर अभय और उसके साथी भी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। आधे घंटे बाद पहला लेक्चर खत्म होगा। तुम लोग लड़की को लेके निकल जाना और मैं लड़के को लेके आ जाऊंगा। ओके, अभय उन चारों को समझाते हुए कहता है। उसकी बात सुन के शिवा कहता है, वो सब ठीक है पर हम उस लड़की को पहचानेंगे कैसे? देखा तो नहीं है मैंने उसे, पर उसका नाम सांची से है और इस नाम की कोई दूसरी लड़की नहीं है। पूरे कॉलेज में ढूंढो उसे। सब अपना सर हाँ में हिलाते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं। CH5 तुम हैवान हो। पराक्रम। एक अंधेरे कमरे में दो लोग कुर्सी पर बैठे हुए थे। दोनों के हाथ पैर बंधे हुए थे। दोनों शायद बेहोश थे। उनमें से एक लड़का और एक लड़की थी। उस लड़की को धीरे धीरे होश आने लगता है। उसे अपने आसपास सब धुंधला दिखाई देता है। अचानक उसकी नज़र अपने पास बैठे लड़के पर पड़ती है। वह लड़का अब भी बेहोश था। उसे देख लड़की को याद आता है, ये उसी के कॉलेज का लड़का था। वह लड़की और कोई नहीं बल्कि सांची ही थी। राघव, राघव उठो प्लीज, सांची अपनी घबराई हुई आवाज में कहती है। शायद राघव पहले से थोड़ा होश में था। सांची की आवाज सुन के राघव अपनी आंखें खोलता है। वह अपने आसपास देखते हुए कहता है, ये कौन सी जगह है? हम कहाँ है? उसकी बात सुन के सांची कहती है, ये तो मुझे भी नहीं पता कि हम कहाँ है, पर शायद हम किडनैप हो गए हैं। शायद नहीं, तुम पक्का किडनैप ही हुए हो। दरवाजे से अंदर आता हुआ अभय रोबदार आवाज में कहता है। उस की आवाज सुनकर राघव और सांची दोनों की नजर उस पर जाती है। एक पल के लिए तो दोनों अभय को बस देखते ही रह जाते हैं। अभय अंदर आता है, उसके पीछे हर्षद और शिवा भी अंदर आते हैं। अभय सांची और राघव के सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाता है। सांची और राघव अब भी उसे ही देख रहे थे। क्या हुआ? कभी किडनैपर नहीं देखे क्या? हर्षद उन दोनों का मजाक उड़ाते हुए कहता है। तो अभय उसे घूरने लगता है। हमें यहाँ क्यों लाया गया है? अब की सांची अभय की तरफ देखते हुए कहती है, पर अभय राघव की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हारा कर्मकाल पे भारी पड़ गया। राघव सिंगानिया और अचानक उसे सूट कर देता है शिवा और हर्षद को। इसमें कोई बड़ी बात नहीं लगती, पर सांची वो तो जैसे ये देख के जमसी जाती है। इसे यहाँ इसलिए लाया गया था। अभय राघव के बेजान शरीर की तरफ इशारा करते हुए सांची से कहता है, रही बात तुम्हारी तो वो भी जल्दी ही पता चल जाएगा। अभय सांची सकी तरफ देखते हुए कहता है। सांची बहुत कुछ कहना चाहती थी, चीखना चाहती थी, लेकिन जैसे उसकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। डर के मारे वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। सांची हमेशा खुशियों में पली थी। आज पहली बार उसकी आंखों के सामने किसी की जान ले ली गई, जिसकी वजह से वो काफी डर गई थी। उसका पूरा चेहरा डर की वजह से पसीने से भीग गया था। इसे दूसरे रूम में शिफ्ट करो, वह सांची की तरफ इशारा करते हुए कहता है और जाने लगता है। अचानक वह रुक जाता है और बिना पीछे मुड़े अपनी उसी रौबदार आवाज में कहता है, और इस लाश को ले जाके फेंक दो जंगल में, बेचारे किसी जानवर का पेट भर जाएगा। और जाने लगता है। ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? अभय के कानों में सांची की कांपती आवाज पड़ती है तो उसके कदम वही ठहर जाते हैं। हाथों से वह बिना पीछे मुड़े ठंडी आवाज में कहता है और फिर जाने लगता है। ये गलत है। अभय के कानों में फिर सांची की वही आवाज पड़ती है, और मैं गुनाहगार। अभय फिर वैसे ही कहता है, तुम इंसान नहीं हैवान हो। सांची इस बार रोते हुए कहती है। अभय उसकी आवाज सुन के पलटता है और सांची के सामने वाली कुर्सी पर बैठ के उसकी तरफ देखते
हुए ठंडे लहजे में कहता है, मैं इंसान हूँ या हैवान, इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ और मैं ही तुम्हें जाने भी दूंगा, पर वक्त आने पर, लेकिन जब तक यहाँ हो, ये जो आवाज़ है इसे गले में ही रहने दो, वरना शायद ये बची कुची आवाज़ भी ना निकले। अभय की बात सुन के अब सांची का डर जैसे कहीं गायब सा हो गया और गुस्से में चीखते हुए कहती है, नहीं तो क्या करोगे, मुझे भी मार दोगे? मार दो, सामने हूं मैं तुम्हारे, मार दो मुझे भी। सांची की आंखें लाल हो गई थी और आंसू बस बहे जा रहे थे। उसकी बात सुन के अभय कहता है, वो भी कर दूंगा, पर अभी नहीं, थोड़ा इंतजार कर लो, क्योंकि अगर अभी तुम मर गई तो डीसीपी साहब हमारी बात कैसे मानेंगे? ओ तो शहर के इतने बड़े गुंडे को अपनी बात मनवाने के लिए एक लड़की का सहारा लेना पड़ रहा है। हो, कमाल है, सांची एक बनावटी अंदाज में कहती है। अचानक अभय सांची के जबड़ों पे अपनी पकड़ बनाता है और बहुत गुस्से में कहता है, मुझसे उलझने की कोशिश भी मत करना। मैं वो आग हूँ जो लोहे को राख कर दूँ, तुम्हें तो शायद राख भी ना मिले। और गुस्से में वहां से उठ के बिना सांची की तरफ देखे रूम से बाहर चला जाता है। इधर सांची बस उसे जाते हुए देखती रहती है और उसके साथ कोई और भी था जो अभय को ऐसे गुस्से में बाहर जाते हुए देख रहा था, और वो थे हर्षद और शिवा। उन्होंने आज से पहले किसी भी लड़की को अभय से या अभय को किसी लड़की से ऐसे बात करते हुए नहीं देखा था। हर्षद फिर सांची की तरफ चौंक कर देखते हुए और उस की तारीफ करते हुए कहता है, तुम तो काफी हिम्मत वाली हो, अभय से ऐसे बात कर ली। क्या बात है भाई, मैं तो इम्प्रेस हो गया तुमसे। उसकी बात सुन सांची उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, मैं डरती नहीं हूँ उससे। शिवा सांची को देख के कुछ सोचने लगता है, फिर कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें दूसरे रूम में शिफ्ट करवा देता हूँ। कोमल और जोर से किसी को आवाज देने लगता है। उसकी आवाज सुन के एक लड़की अंदर आती है। शिवा सांची की रस्सियों को खोल देता है और उस लड़की से सांची को दूसरे कमरे में ले जाने को कहता है। कोमल सांची को लेके वहां से जाने लगती है कि तभी पीछे से शिवा की आवाज आती है, यहाँ से भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि भाग नहीं पाओगी। CH6 अभय का गुस्सा। पराक्रम। अभय बहुत गुस्से में अपने कमरे में आता है। वह पहले बोतल उठा के पानी पीता है, फिर गुस्से में ही अपनी शर्ट उतार कर सोफे पे फेंक देता है। जब अभय शर्ट फेंकता है तो उसे कुछ गिरने की आवाज आती है। जब वो देखता है तो वह सांची का झुमका था। अभय कुछ देर उसे देखता है, फिर एक गहरी सांस भरता है और जाके उस झुमके को उठा लेता है। उस झुमके को हाथ में लेके उसे देखने लगता है और उसे कुछ याद आता है। 2 घंटे पहले जब सांची को पराक्रम में लाया जाता है, उसके थोड़ी देर बाद अभय राघव को लेके आता है। उसे देख के शिवा और हर्षद दोनों उसके पास चले जाते हैं। काम हो गया? अभय उनकी तरफ देख के पूछता है। अंदर है, शिवा रूम की तरफ इशारा करते हुए वे कहता है। इसे दूसरे रूम में ले जाओ, मैं जरा अंदर देख के आता हूँ। अभय राघव की तरफ इशारा करते हुए कहता है और अंदर चला जाता है। शिवा और हर्षद उसे ले जाने लगते हैं। इधर अभय रूम में आता है तो देखता है एक लड़की बेड पर बेहोश पड़ी है। अभय दूर से ही उसे देखता है। सफेद रंग के कपड़े, पंचरंगी दुपट्टा, पैरों में पायल। अभय को उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, क्योंकि उस लड़की के खुले बाल उड़ के उसके चेहरे पे आ रहे थे। अभय उसके करीब जाता है और उसके चेहरे से बाल हटा के उसके कान के पीछे करता है। उस लड़की के चेहरे को देख के अभय चौंक जाता है, क्योंकि ये वही लड़की थी जिसकी उसने मदद की थी, जिसका झुमका उसके पास था। अभय की नज़र उसके गले में पहने ID कार्ड पर पड़ती है। जब अभय उस कार्ड को देखता है तो उसमें उस लड़की का नाम सांची सिंह था। अभय को समझ आ जाता है कि यही सांची सिंह है, DCP अधिराज सिंह की बेटी। थोड़ी देर ऐसे ही रहने के बाद अभय वहां से बाहर आ जाता है और मन में सोचता है,
कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, और वहां से चला जाता है। अब अभय उस झुमके को गुस्से में आके जोर से जमीन पे फेंक देता है और बाथरूम में चला जाता है। मैं भागने की कोशिश करूंगी भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है मेरे बाबा आएंगे और तुम सबको हरा के मुझे यहाँ से लेके जाएंगे, पर तब तक मैं यहाँ आराम से रहूंगी, क्योंकि मुझे पता है मैं तुम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो, तो मुझे मारने से तो रहे। सांची बड़े आराम से शिवा की बात का जवाब देती है। हालांकि वह अभी भी अंदर से डर रही थी, पर उसे पता था कि उसे अपने बाबा के आने का इंतजार करना है और तब तक उसे यहाँ डट के रहना पड़ेगा, क्योंकि वो यहाँ से नहीं भाग सकती थी। समझदार हो, शिवा सर हिलाते हुए कहता है। कोमल सांची को दूसरे रूम में ले जाती है। इधर अभय नहाकर वापस आता है तो शिवा उसी के कमरे में खड़ा होता है। क्या हुआ? अभय टावल से अपना सर पूछते हुए शिवा से पूछता है। भाई, डीसीपी को फोन किया क्या? शिवा उसकी बात का जवाब देता है। नहीं, 24 घंटे बीत जाने दो फिर। अभय बिना उसकी तरफ देखे ठंडे लहजे में कहता है। पर 24 घंटे बाद क्यों? शिवा कंफ्यूज होते हुए कहता है, ये तो 24 घंटे बाद अपने आप पता चल जाएगा, लेकिन तब तक उस लड़की पे नजर रखना और इसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकालो। अभय कहता है तो शिवाजी भाई कह के वहां से चला जाता है। उधर कॉलेज में सांची को बहुत देर से न देखने की वजह से सांची की दोस्त काफी घबरा जाती है। सोनम कहती है, निशा, पूर्वी, तुम दोनों ने ठीक से कॉलेज में चेक किया ना? कोई जगह रह तो नहीं गई? पूर्वी लंबी सांस छोड़ते हुए कहती है, नहीं सोनम, हमने हर जगह चेक कर लिया, पर सांची कहीं नहीं मिल रही है। निशा कहती है, ऊपर से फोन भी बंद आ रहा है, क्या करे? अंकल को बता दे क्या कि सांची नहीं मिल रही है? सोनम निशा और पूर्वी को देखते हुए कहती है तो निशा जल्दी से कहती है, नहीं नहीं, अंकल को बताया तो वो चिंता करेंगे, थोड़ी देर और इंतजार करते हैं, शायद वापस आ जाए। सोनम और पूर्वी भी उसकी बात मान लेते हैं और वही सांची का इंतजार करने लगते हैं। इधर सांची दूसरे रूम को ध्यान से देखने लगती है। वो रूम काफी अच्छा था। ये किसका कमरा था? सांची उस रूम को देखते हुए कोमल से पूछती है। ये किसी का कमरा नहीं है, पर हाँ, फिलहाल ये कमरा तुम्हारा है। किसी का नहीं है तो इतने सलीके से सेट क्यों किया हुआ है? सांची असमंजस में कोमल से कहती है। क्यों कि अभय भाई को सब सलीके से पसंद है, और यही नहीं, पराक्रम के ऐसे बहुत से कमरे जिन में अभी कोई नहीं रहता, वो सब ऐसे ही सलीके से सेट किए हुए है। कोमल मुस्कुराते हुए जवाब देती है। पराक्रम? सांची फिर से सवाल करती है। हाँ, पराक्रम इस जगह का नाम है, बहुत बड़ी है ये जगह, और अभय भाई ने खुद इस जगह को यानी पराक्रम को तैयार किया है। कोमल जवाब देती है। फिर सांची कुछ नहीं पूछती। फिर कोमल कहती है, अच्छा अब तुम आराम करो, मैं चलती हूँ, और इतना कह के कोमल वहां से चली जाती है और उसके जाते ही सांची कमरे का दरवाजा बंद कर देती है और दरवाजे से लगकर बैठ जाती है। अपने दोनों हाथों को अपने होठों पे रख देती है और फुट फुट कर रोने लगती है। CH7 कहाँ गई सांची? अभय बिना शर्ट पहने आकर बिस्तर पर लेट जाता है और लेटे लेटे ही छत को घूरने लगता है और कुछ सोचने लगता है। इधर सांची की रोते रोते हिचकियां बंध चुकी थी। वो रोते हुए ही कहती है, मैं चाहे खुद को कितना भी मजबूत दिखाऊं, लेकिन मैं नहीं हूं मजबूत। मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे यहाँ से जाना है। प्लीज बाबा जल्दी आइए और मुझे यहाँ से ले जाइए। मेरा दम घुट रहा है यहाँ। और रोते रोते वही लेट जाती है और वही लेटे लेटे उसे नींद आ जाती है और वही रोते रोते सो जाती है। उधर शाम के 6 बज रहे थे। कॉलेज कब का खत्म हो चुका था। सोनम पूर्वी और निशा से कहती है, मुझे लगता है हमें अंकल को बता देना चाहिए। तो पूर्वी और निशा दोनों उसकी बात से सहमति जताती है। सोनम जल्दी से फोन निकालती है और अधीराज जी को फोन लगा देती है। 2 रिंग में ही फोन उठा लिया जाता है और
सामने से आवाज आती है, बोलिए सोनम बेटा, कैसे फोन किया, सब ठीक? उनकी बात सुन कि सोनम कहती है, कुछ भी ठीक नहीं है अंकल। उसकी बात सुन के अधिराज जी सीधे बैठ जाते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, आप ऐसा क्यों कह रही है? और सांची कहा है? अधिराज जी की बात सुन के सोनम कहती है, अंकल पहले आप कॉलेज आ जाइए, मैं आपको सब बताती हूँ। उसकी बात सुन के अधिराज जी कहते हैं, आप वहीं रहिए, हम अभी आते हैं। इतना कह के वो फोन रख देते हैं और अपने 3 कांस्टेबल को लेके कॉलेज की तरफ निकल पड़ते हैं। इधर कोमल जब सांची का कमरा खोलती है तो देखती है कि सांची जमीन पर सो रही है। वो जल्दी से सांची को उठाने लगती है। सांची उठो, सांची तुम यहाँ क्यों सो रही हो? सांची सांची उसकी आवाज सुन के उठ जाती है। उसकी नजर कोमल के हाथ में पकड़ी खाने से भरी ट्रे पर जाती है। मुझ खाना नहीं खाना, आप इसे वापस ले जाए। सांची उठ के बिस्तर की तरफ जाते हुए कहती है और जाकर बिस्तर पर बैठ जाती है। उसकी बात सुन के कोमल हल्का सा मुस्कुराती है, फिर खाने की ट्रे को साइड टेबल पर रखते हुए कहती है, अच्छा तो आप सिर्फ बातों की शेर है। सांची उसकी बात समझ नहीं पाती और पूछती है, क्या मतलब? मतलब मुझे लगा था कि जो तुमने शिवा से कहा था वो सच है और तुम सच में अपने बाबा का इंतजार कर रही हो, पर तुम तो भगवान के पास जाने की तैयारी कर रही हो। कोमल उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, मैं अपने बाबा का इंतजार कर रही हूँ। सांची ने चिढ़ते हुए कहती है, पर खाना खाए बिना कौन जिंदा कैसे रह सकता है? कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे पापा यहाँ आए और तुम उन्हें यहाँ मिलो ही ना। कोमल अपनी आंखें घुमाते हुए कहती है। सांची बिना उसे कुछ कहे खाने की ट्रे लेके बिस्तर पर रखती है और बाथरूम में चली जाती है। कुछ देर में वह हाथ मुंह धो के बाहर आती है और कोमल से बिना कुछ कहे खाना खाने लग जाती है। कोमल ये देख के मुस्कुरा देती है और उससे बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चली जाती है। कोमल सांची से बड़ी थी, इसलिए जब भी वह सांची को देखती तो सांची उसे छोटी बहन जैसी लगती थी। उधर अधिराज जी कॉलेज पहुंचकर सीधा सोनम, पूर्वी और निशा के पास चले जाते हैं और वहां जाते ही वह पहला सवाल यही करते हैं कि सांची कहाँ है और क्या हुआ है। उसकी बात सुन के तीनों नीचे देखने लगती है और सोनम अधिराज जी से बिना उनकी ओर देखे कहती है, हमें नहीं पता सांची कहाँ है। हमने उसे हर जगह ढूंढ लिया मगर वो हमें कहीं नहीं मिली। क्या पर वो कहा जा सकती है, यही कहीं होगी। हमने उसे ढूंढ लिया है, वो कहीं नहीं है। पूर्वी अधिराज जी की बात काटते हुए कहती है, हमने सोचा था वो थोड़ी देर में वापस आ जाएगी मगर जब वो नहीं आई तो हमने आपको फोन किया। इस बार निशा कहती है। अधिराज जी उन सबकी बात सुन टेंशन में आ जाते हैं और पूछते हैं कि इतनी देर हुई है। पूर्वी कहती है 8 घंटे। क्या 8 घंटे हो गए हैं और तुम लोग मुझे अब बता रहे हो? पता नहीं किस हाल में होगी मेरी बच्ची। अधिराज जी लगभग चिल्लाते हुए कहते हैं। वह टेंशन के मारे यहाँ वहाँ चक्कर काट रहे थे, तभी उनकी नज़र सीसीटीवी कैमरा पर पड़ती है। वह कांस्टेबल की तरफ देखते हुए कहते हैं, मुझे सीसीटीवी फुटेज चाहिए। पता लगाओ आज पूरे दिन कौन आया और कौन गए था। उसकी बात सुन के 2 कांस्टेबल वहां से चले जाते हैं और अधिराज जी उन तीनों से घर जाने के लिए कह देते हैं। इधर अभय बिस्तर पर लेटे हुए कुछ सोच रहा था कि अचानक उसे कुछ याद आता है और वह बिस्तर से उठ जाता है और शिवा को आवाज देता है। उसकी की आवाज सुनकर शिवा अंदर आता है और उससे पूछता है, क्या हुआ भाई? तो अभय उसके कंधे पे हाथ रख के धीरे से कहता है, मैं जो कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना, और उसे कुछ समझाने लगता है। शिवा उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं, ठीक है भाई, हो जाएगा, और वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद वह एक शातिर मुस्कान के साथ कहता है, अब देखते हैं आप क्या करते हो अंकल। वह अंकल शब्द पर थोड़ा जोर देते हुए कहता है। इधर सांची भी खाना खा चुकी थी और कोमल उसके कमरे में आती है और कहती है, हो गया खाना, अब सो जाओ, और ट्रे लेके वहां से चली जाती है। CH 8 रुद्राक्ष की माला।
अधिराज जी और उनके तीनों कांस्टेबल कैमरा रूम में ही खड़े थे। वह सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहे थे। सबकी नज़र कंप्यूटर पर चल रही फुटेज पर ही थी। अधिराज जी की नज़र चल रही एक वीडियो पर जाती है। वह उस वीडियो को ध्यान से देखने लगते हैं। दो लोग, दोनों ने काले कपड़े पहने हुए थे और दोनों के चेहरे मास्क से ढके हुए थे। उन्होंने सांची को एक रुमाल सूंघाया और उसे बेहोश करके हॉस्पिटल से बाहर ले गए। उस वीडियो को देख ही रहे थे कि एक कांस्टेबल उन्हें दूसरी वीडियो देखने का इशारा करता है। अधिराज जी उस वीडियो को देखने लगते हैं। वहां एक लड़का दूसरे लड़के को शायद किडनैप ही कर रहा था। उस किडनैपर ने ब्लू जींस, व्हाइट शर्ट और ऊपर ब्लैक जैकेट पहना था। जैकेट की वजह से उसका लगभग आधा चेहरा ढका हुआ था और आधे चेहरे पे मास्क पहना हुआ था, जिसकी वजह से उसका पूरा चेहरा ही नहीं दिख रहा था। अचानक अधिराज जी की नज़र उस किडनैपर के हाथ में पहने रुद्राक्ष की माला पर पड़ती है। वह उसे देख एकदम चौंक जाते हैं। उनके मुंह से अनायास ही निकल जाता है अभय। उनकी आंखों में एक साथ कई भाव उमड़ आए। उन्हें देख के ये कह पाना मुश्किल था कि वो क्या सोच रहे थे। वो फौरन अपनी जगह से उठे और बाहर निकल गए। उनके पीछे पीछे वो तीन कांस्टेबल भी बाहर आ जाता है। बाहर आकर वह एक टैक्सी को रुकवाते हैं और उसमें बैठ के जाने लगते हैं कि तभी उनका एक कांस्टेबल उन्हें रोक के पूछता है, सर आप कहाँ जा रहे हैं? हमारी गाड़ी उस तरफ है। एक हाथ से दूसरी तरफ इशारा करते हुए कहता है। उसकी बात सुनके अधिराज जी कहते हैं, मुझे कुछ काम है, आप लोग चले जाइए और हाँ वो फुटेज डिलीट करवा दीजिएगा। इतना कह के अधिराज जी वहां से निकल जाते हैं। पराक्रम करीब रात के 9 बज रहे होंगे। आग जला के सब आग के आसपास बैठे थे। कोई बातें कर रहा था, कोई गाना गा रहा था, तो कोई नाच रहा था। पर इन सब से अलग कोई था जो दूर से ये सब बड़ी ही शांति से देख रहा था। वो अभय था जो एक पेड़ से टेक लगाकर दूर से ही ये सब देख रहा था। क्या देख रहे हो? अचानक उसके कानों में किसी की आवाज पड़ती है। जब वो अपनी गर्दन मोड़कर देखता है तो वहां कोमल खड़ी थी। अभय वापस सामने देखते हुए नर्म लहजे में कहता है, अपनी दुनिया। अभय, ये तो मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम अपना काम निकलवाने के लिए किसी का सहारा नहीं लोगे, और एक लड़की का तो कभी नहीं, कोमल मायूसी से कहती है। तो अभय अब भी सामने देख रहे था। तो तुम उस लड़की को यहाँ क्यों लाए हो? कोमल फिर से अभय से कहती है। मैं नहीं, उसे यहाँ उसका नसीब लाया है। अभय सामने ही देखते हुए कहता है। अच्छा, तो इस दुनिया में आगे उसके नसीब में क्या है? अभय कोमल लगभग रोते हुए कहती है। वह तो आगे वक्त ही बताएगा। अभय अब भी उसी तरह जवाब देता है। वो मासूम है, कोमल फिर से कहती है। अभय थोड़ा मुस्कुराकर कहता है, तो मैं कौन सा उसे जल्लाद बना रहा हूँ? फिर वह एक लंबी सांस भरते हुए कोमल की तरफ देखकर कहता है, बस इतना समझ लो वो यहाँ अपनी जरूरत की वजह से है, मेरी नहीं। और बिना कोमल की बात सुने वहां से चला जाता है। जरूरत है अभय, जरूरत है। कोमल उसी तरफ देखकर खोए स्वर में कहती है जिस तरफ अभय गया था। सांची खिड़की के पास बैठी बाहर देख रही थी। इस तरफ सिर्फ काला घना जंगल और उसके ऊपर पड़ती चांद की ठंडी रोशनी थी। सांची उस तरफ देखते हुए खोए हुए स्वर में कहती है, इस जंगल की तरह मेरी जिंदगी भी काली लग रही है, लेकिन इस पर जैसे ये चांद की रोशनी है, उसी तरह मेरी जिंदगी में आप हो। अनायास ही उसके जहन में अभय की वो हरकत आ जाती है कि किस तरह अभय ने उसे धमकी दी थी, उसके जबड़े पकड़कर, और पता नहीं क्यों पर उसे उस रात उसकी मदद करने वाले उस टेटू वाले लड़के का ख्याल आता है और वह कुछ सोचने लगती है। उधर अधिराज जी टैक्सी को एक सुनसान सड़क पर रुकवाते हैं और बाहर आते हैं। टैक्सी वहां से चली जाती है। ये वही सड़क थी जहां से पराक्रम तक जाने का रास्ता था। अधिराज जी जंगल की तरफ पैदल ही चल पड़ते हैं। इधर अभय को एक मैसेज आता है, जिसे देखकर उसके चेहरे पे एक शातिर मुस्कान आ जाती है।
पर अचानक उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। अधिराज जी पराक्रम तक पहुंच जाते हैं और उनके आते ही पराक्रम के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अधिराज जी बिना देरी किए अंदर चले आते हैं और उनके आते ही दरवाजे फिर बंद कर दिए जाते हैं। ये देख के अधिराज जी को जरा सा भी अजीब नहीं लगता। वह सामने देखते है, सामने अपने 2 हाथ पेंट की जेब में डाले अभय खड़ा था। अधिराज जी की आंखों में अभय को देख के एक गहरी चमक आ जाती है। वो जल्दी जल्दी अभय की तरफ बढ़ने लगते है, पर एक फासले पर आके उन्हें रोक लिया जाता है। बहुत देर लगा दी आने में डी सीपी साहब, अभय कड़वाहट से कहता है। सांची तुम्हारे पास है, अधिराज जी ठंडे लहजे में कहते हैं। सही पहचाना डीसीपी साहब, आपकी दुनिया यही है, मेरी दुनिया में। अचानक अभय ये क्या बोल गया उसे तक पता नहीं चला। क्यों लाए हो उसे यहाँ? अधिराज जी लाचारी से कहते हैं। आपके पास डील करने के लिए मेरे लोग थे, तो मैंने सोचा मेरे पास भी डील करने के लिए आपका कोई होना चाहिए ना। तो बस, अभय बहुत ही लापरवाही से कहता है। CH9 बेताज बादशाह, सांची कहा है अभय। अधिराज जी का लहजा अब भी ठंडा था। उनकी बात सुनकर अभय शिवा की तरफ देखकर अपनी गर्दन हिलाता है, तो शिवा वहां से चला जाता है, पर अगले ही पल वो वापस आकर अभय के पीछे खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर में कोमल सांची को लेकर आती है और उसे ले जाकर अभय के सामने खड़ा कर देती है। सांची अभय को लाचारी भरी नजरों से देखने लगती है। उसकी आंखें अब भी लाल थी। अपने बाबा से नहीं मिलोगी? अभय अपना एक हाथ अधिराज जी की तरफ करके कहता है। सांची उस तरफ असमंजस में देखती है। अचानक अपने बाबा को वहां देखकर सांची की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह उनकी तरफ भाग कर जाने लगती है कि अचानक उसे एक खिंचाव महसूस होता है। जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो अभय ने उसका हाथ कस के थामा हुआ था। वो अभय की तरफ देखकर रोते हुए धीरे से कहती है, प्लीज। अभय अधिराज जी की तरफ देखकर कहता है, अपनी बेटी चाहिए तो मुझे मेरे आदमी लौटा दो। वक्त है आपके पास, आराम से सोच समझकर फैसला लीजिएगा। तब तक आपकी बेटी यहाँ सेफ रहेगी। तुम्हारे साथ वैसे भी उसे कुछ नहीं हो सकता। अभय अधिराज जी वैसे ही कहते हैं। उनकी बात सुन के सब कंफ्यूज हो जाते हैं। वही अभय गुस्से में लगभग चिल्लाते हुए कहता है, ध्यान से देखिए मिस्टर अधिराज सिंह, मैं अभय सिंह शेखावत नहीं अभय हूँ, सिर्फ अभय, पराक्रम का बेताज बादशाह, जो अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकता है। वह अपने दोनों हाथ फैलाकर कहता है, फिर थोड़ा शांत होते हुए कहता है, मेरे लिए किसी को मारना कोई बड़ी बात नहीं है, चाहे वो कोई और हो या आपकी बेटी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अधिराज जी कुछ कहने को हुए कि अभय ने हाथ दिखाकर उन्हें रोक दिया। विक्रम, इन्हें पूरी इज्जत के साथ इनके घर तक छोड़ के आया जाए। और बाहर की तरफ इशारा करता है, जिसे देख विक्रम अधिराज जी की तरफ बढ़ता है और उन्हें बाहर चलने के लिए कहते हैं। अधिराज जी एक नज़र सांची की तरफ देखते हैं। वो अब भी रो रही थी। फिर वो अभय की तरफ देखते हैं, जो गुस्से में सामने की ओर देख रहा था। फिर उनकी नज़र सांची के हाथ पर पड़ती है, जिसे अभी भी अभय ने थाम रखा था। उनके चेहरे पे एक सुकून भरी मुस्कान तैर जाती है और वह वहां से बाहर निकल जाते हैं। और उनके जाते ही दरवाज़ा बंद हो जाता है। दरवाजे को बंद होता देख सांची जोर से चिल्लाते हुए और रोते हुए कहती है, बाबा, बाबा, मुझे भी आपके साथ जाना है। बाबा, मैं यहाँ नहीं रह सकती। बाबा प्लीज। वह दरवाजे की तरफ जाने की कोशिश करती है, पर अभी भी अभय ने उसका हाथ कस के पकड़ रखा था। वह छुड़ाने की कोशिश करती है, पर अभय की पकड़ काफी मजबूत थी। आखिर में सांची थक हार कर वही जमीन पर बैठ जाती है और फुट कर रोने लगती है। अभय बिना किसी भाव के कहता है, कोमल, इसे अंदर ले जाओ, और सांची का हाथ छोड़ देता है। कोमल उसकी तरफ बढ़ती है, पर सांची पीछे हो जाती है और रोते हुए कहती है, मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। सबकी तरफ उंगली करते हुए कहती है,
तुम सब एक जैसे हो, मतलबी, फरेबी और खूनी। जैसे ही सांची के मुंह से खूनी निकलता है, अभय के चेहरे के भाव अचानक बदल जाते हैं। जिस चेहरे पे अब तक गुस्सा था, अचानक वह बेबसी और मायूसी से भर गया था। अभय सब को वहां से जाने का इशारा करता है तो सब वहां से चले जाता है। अब वहां सिर्फ अभय और सांची थे। सांची अब भी रो रही थी। जैसे ही अभय की नजर सांची पर पड़ती है और उसका चेहरा फिर गुस्से से लाल हो जाता है, अचानक वह सांची को अपनी तरफ खींच लेता है और उसे कमर से पकड़कर अपनी गोद में उठा लेता है। सांची इस अचानक हुई घटना से घबरा जाती है। अभय उसे गोद में उठा के आगे चलने लगता है। ये क्या कर रहे हो? नीचे उतारो मुझे, नीचे उतारो। सांची अपने आप को अभय की पकड़ से छुड़ाते हुए कहती है। अभय बिना उसे कुछ कहे बस चलता रहता है और उसके कमरे तक पहुंच उसे कमरे में छोड़ कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर देता है। सांची अंदर से जोर जोर से दरवाजे पर मारते हुए कहती है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, दरवाजा खोलो। बाहर से अभय कहता है, तुम किडनैप हुई हो, अब जरा किडनैपिंग का मजा लो। अंदर सांची पीछे मुड़ के देखती है तो वो खिड़की जो खुली थी अब वो भी बंद थी। सांची खिड़की के पास जाके उसे खोलने की कोशिश करती है पर खिड़की नहीं खुलती। सांची की आवाज ना आती देख अभय कहता है, अब ऐसे ही चुपचाप सो जाओ, और वहां से जाने लगता है। तभी अंदर से सांची कहती है, देखो दरवाजा खोल दो प्लीज, मुझे बंद जगह में घुटन होती है, सांस भी नहीं आती, और यहाँ तो खिड़की भी बंद है, प्लीज दरवाजा खोलो। अभय को लगता है कि वो सिर्फ बाहर आने के लिए ये सब बोल रही है तो वो कहता है, ठीक है, लंबी लंबी सांसें लो और सो जाओ, और वहां से चला जाता है। अंदर सांची को सच में सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। वो वापस खिड़की के पास जाती है और उसे खोलने की कोशिश करती है पर बहुत कोशिश के बाद भी खिड़की नहीं खुलती। सांची लंबी लंबी सांस लेने लगती है। वह फिर दरवाजे के पास जाकर दरवाजा खटखटाती है। वह लंबी सांसें लेते हुए कहती है, प्लीज हेल्प, को कोई मदद करो प्लीज। पर कोई दरवाजा नहीं खोलता है क्योंकि अभय ने पहले से कह दिया था कि कोई उसकी मर्जी के बगैर दरवाजा नहीं खोलेगा। CH10 अभय और सांची का पहला किस। अधिराज जी गाड़ी में बैठे किसी गहरी सोच में डूबे थे। उन्होंने मन में कहा, मेरी बेटी की वजह से आप मुझसे दूर हो गए और मेरी बेटी की वजह से ही आज हम फिर मिले हैं। मैंने कितना ढूंढा आपको पर आप नहीं आए, और अचानक आज आप सामने आए भी तो ऐसे हमें अपना दुश्मन मानकर पर हम आपको अपना दुश्मन नहीं मानते। और उन्हें कुछ याद आता है। 6 साल पहले अदालत में कटहरे में खड़े अभय ने खुद स्वीकार किया था कि हाँ, उसने ही रेप किया है और उन्हें 4 साल की सजा सुनाई गई थी। उस दिन के बाद हमने आपको कभी नहीं देखा। आज 6 साल बाद आपको देखा है हमने। अधिराज जी अपना सर सिर से टीका कर बैठ जाते हैं और अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। इधर अभय अपने कमरे में आता है। खूनी, फरेबी, मतलबी, वो जैसे अपने बाप को तो कभी देखा ही नहीं है। अभय अपने जूते उतारते हुए ये सब बोले जा रहा था। वह खड़ा होता है और थोड़ा आगे चलने के बाद एक हल्की चीख के बाद वो वापस सोफे पर बैठ जाता है। उसके पैर में कुछ चुभता है। जब वह पैर ऊपर करके देखता है तो उसके पैर से खून निकल रहा था। वह फर्श पर देखता है। फर्श पर झुमका पड़ा था जिसे अभय ने ही फेंका था। ना तुम चैन से रहने देती हो, ना तुम्हारी चीजें। अभय उस झुमके को हाथ में लेकर कहता है। अचानक उसे कुछ याद आता है और वह कोमल को आवाज लगाता है। 3-4 बार आवाज लगाने पर जब कोमल नहीं आती तो अभय सोचता है, कहीं वह मेरी बात टालकर सांची के पास तो नहीं चली गई, देखना पड़ेगा। इतना कहकर वो कोमल को देखने चला जाता है। उसने पैरों में कुछ नहीं पहना था और अब भी उसके पैर से खून निकल रहा था, पर उसका अपने पैर पर ध्यान ही नहीं जाता है। बाहर आकर वो सीधे सांची के कमरे के पास जाता है। दरवाजा बाहर से बंद था।
दरवाजा तो बंद है, फिर कोमल कहाँ गई, इतना सोचते हुए वह जाने लगता है। अचानक उसके पैर वही रुक जाते हैं। वो सांची की रूम की तरफ देखकर कहता है, कह रही थी सांस नहीं आती, एक बार चेक कर लेता हूँ ठीक है भी कि नहीं। ये सोचकर अभय सांची के कमरे का दरवाजा खोल देता है, पर अंदर का नजारा देख कर जैसे उसके पैर जम से जाते हैं। दरवाजे के पास ही सांची बेहोश पड़ी थी। अभय जल्दी से उसके पास बैठ जाता है और उसकी नाड़ी चेक करता है। अभय खुद से ही कहता है, ओ नो, इसकी पल्स तो बहुत धीमी चल रही है। वो सांची को गोद में उठा के उसे बेड पर लेटा देता है और उसकी हथेलियां रगड़ते हुए कहता है, सांची उठो, सांची। पर सांची अपनी आंखें नहीं खोलती। अभय खड़ा हो जाता है और उसके चेहरे को देखते हुए कहता है, अब और कोई तरीका नहीं है। अभय सांची की तरफ झुकता है। अपने एक हाथ से वो सांची के नाक को बंद कर देता है और झटके के साथ अपने होंठ उसके होंठों पर रखकर उसे सांस देने लगता है। वह अपने होंठ अलग करता है और फिर यही हरकत 3-4 बार करता है। सांची को होश आने लगता है, पर अभय को ये पता नहीं चलता और वह फिर एक बार वही करता है। सांची अपनी आंखें खोलती है। उसकी नज़र सीधे अभय के सीने पर बने उस टैटू पर जाती है। आज भी उसकी शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले थे। सांची को जब एहसास होता है कि उस शख्स और उसके होंठ मिले हुए हैं, तो वह उस शख्स को अपना पूरा जोर लगा के धक्का देती है। उसकी इस हरकत से अभय उससे अलग होता है। जब सांची की नज़र अभय की नज़र से मिलती है, वह एक पल के लिए चौंक जाती है। तो क्या अभय ने उसे उस रात बचाया था? क्या वो अभय था? फिर उसने मुझे किडनैप क्यों किया? यही सब सांची के दिमाग में चल रहा था। सारी तुम्हारी पल्स गिरती जा रही थी, इसीलिए ये किया। इतना कहकर अभय बिना उसकी तरफ देखे एक रफ्तार के साथ वहां से निकल जाता है। जो इंसान मुझे मार देना चाहता था, वो इंसान मुझे एक किस के लिए मुझे सारी बोल के गया है। सांची खोए हुए स्वर में अपने आप से कहती है, सुना, तुम्हारे कमरे की खिड़की नहीं खुल रही है। ये आवाज सुनकर सांची अपने होश में वापस आती है। उसकी नज़र दरवाजे पर खड़े शिवा पर जाती है। वो अपना सर हिलाकर हाँ कह देती है तो शिवा अंदर आके उस खिड़की को खोलने लगता है। अब इतना तो सांची को समझ आ जाता है कि शिवा को अभय ने ही भेजा था। लो खुल गई। शिवा खिड़की को खोल कर कहता है, अब मैं चलता हूँ। इतना कह के वह कमरे से बाहर जाने लगता है। एक बात बताओ, अगर कोई बुरा है और वो अच्छा बन के रहे तो वो गलत है, पर अगर कोई अच्छा है और वह बुरा बने के रहे तो वो क्या है? सांची खोए हुए स्वर में कहती है। उसकी आवाज सुन के शिवा वही रुक जाता है और उसकी तरफ पलटकर कहता है, पहली बार किसी ने उसे सही पहचाना है। सांची उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखती है, जैसे पूछ रही हो वो ऐसा क्यों है। शिवा भी जैसे उसकी बात समझ गया हो, वो पलट कर जाने लगता है और जाते जाते बिना सांची की तरफ मुड़े कहता है, धीरे धीरे तुम्हें सब पता चल जाएगा। और वहां से जाने लगता है। तभी सांची पीछे से उसे रोकते हुए कहती है, सुनो, उसके पैर में चोट लगी है। सांची की बात सुन के शिवा पीछे मुड़के उसे देखने लगता है। वो थोड़ा हैरान था, पर सांची की नज़र उस पर नहीं थी। शिवा जब उसकी नज़रों का पीछा करता है तो देखता है वह जमीन पर पड़े उस खून को देख रही है। वह सांची की तरफ देखता है और फिर जल्दी से कमरे से बाहर चला जाता है। तो फिलहाल के लिए आज की कहानी यहीं खत्म होती है। मिलते हैं जल्द ही। यही तो प्यार है कि अगले रोमांचक एपिसोड में। तब तक याद रखिए, कभी कभी नफरत के पीछे छुपा होता है सबसे खूबसूरत प्यार।